नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज आपके जो एसएससी सीएचएसएल का 20 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है, तो इनके फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड सेट में पूछे गए ऑल सेट के टोटल 69 जीके के सवाल हैं, वो अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखने वाले हैं फर्स्ट सेट के क्वेश्चन, जो कि 25 में से 24 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद देखेंगे सेकंड सेट के 24 क्वेश्चन और लास्ट में देखेंगे थर्ड सेट के जो 25 में से 21 एग्जैक्ट हूबहू सवाल मिले हैं, और उन सभी कैंडिडेट का जिन्होंने ये सवाल व्हाट्सएप किए स्पेशल थैंक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम पारी के जो सवाल सेंड किए हैं। तो यहाँ पर स्पेशल थैंक्स है रवि प्रकाश मीणा, जया सिंह, हेमंत राखी, राज पटेल, आकाश, प्रगति तोमर, अक्षय वाल्दी, करना, कान्हा चौधरी, कुश यादव को। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल जो ऑल सेट की ये सभी क्वेश्चंस की टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी वीडियो के बाद में, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके प्रथम पारी का जो पहला सवाल आ रहा है, वर्धा योजना किसने शुरू की थी? तो इस योजना का जो सूत्रपात है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा 1937 में वर्धा नामक स्थान पर जो वर्धा शिक्षा योजना है उसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी 1937 में, और इसमें इसके माध्यम से हस्त उत्पादन कार्यों को महत्व दिया गया था वर्धा शिक्षा योजना के दौरान। अगला सवाल देखिए आपके डीपीएसपी का है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य के जो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी है। और आपको पूछा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 51 में वर्णित है। और ये जो आपके डीपीएसपी लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट जो आपके अनुच्छेद हैं डीपीएसपी के, उसमें आपके एक तो अनुच्छेद 50 है जो कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है किस अनुच्छेद में, तो 44 है। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी पंथ धर्म है उन सभी के लिए जो कानून है वो सभी के लिए समान रहेगा। और अनुच्छेद 48 का बताता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट वन देखिए, नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो नए राज्य हैं वो अनुच्छेद 3 में वर्णित हैं। यानी जो नए राज्यों का निर्माण होगा, मान लेते हैं किसी राज्य की है बाउंड्री बहुत बड़ी, क्षेत्रफल बड़ा है, तो उनसे किसी अन्य राज्य को पृथक करके नया राज्य बना दिया गया है, तो वो सभी अनुच्छेद 3 में है। उनका नाम परिवर्तन है, सीमाओं में चेंजेज करना है। बाकी बात करूँ कोई विदेशी कोई अन्य देश है उससे जो राज्य भारत में मिल रहा है उसकी स्थापना हो रही है, तो अनुच्छेद 2 में वर्णित है। जैसे कि गोवा है वो पुर्तगाल से अलग होकर भारत में सम्मिलित हुआ था। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है, सुनहरी क्रांति है, वो किससे संबंधित है? तो ये बागवानी उत्पादन से संबंधित है। जो फल है सब्जी है उनके उत्पादन से संबंधित थी आपकी सुनहरी क्रांति है, जो स्वर्ण क्रांति है। और इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। अन्य इंपॉर्टेंट जो क्रांतियां हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपकी एक तो हरित क्रांति है, ये खाद्यान्न उत्पादन से है जिसमें गेहूं और धान की अच्छी पैदावार हुई थी। और श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति बहुत बार एग्जाम आ चुका है, तिलहन फसलों के उत्पादन से है। नीली क्रांति की बात करें तो ये मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से है। काली क्रांति बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है, पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। बात करें अपन ग्रे रिवॉल्यूशन की यानी धूसर क्रांति है, ये उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति सिल्वर वाली कौन सी है, ये मुर्गियों की उत्पादकता या फिर अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और फिर मैं गोल्ड क्रांति की बात करूँ तो आलू के उत्पादन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, सवाल है तेंजिंग नोर्गे हैं, ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2018 प्राप्त करने वाले प्रथम आईपीएस ऑफिसर कौन हैं? तो ये जो आपके अवार्ड दिया गया है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड है 2018 में प्राप्त करने वाले प्रथम आईपीएस ऑफिसर कौन है? सही जवाब हो जाएगा अर्पणा कुमार हैं। तो इनको ये अवार्ड मिला है, प्रथम महिला ऑफिसर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अगस्त 2019 में ये अवार्ड दिया गया था, 2018 वाला है तो अर्पणा कुमार को दिया गया है। और इसी के साथ मैं बात करूं 2020 में जो 2019 वाला तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 वाला 2020 में दिया गया है वो अनिता कुंदा को दिया गया है। तो अनिता कुंदू को दिया गया, इसी के साथ अन्य व्यक्तियों को भी दिया गया है। तो ये लैंड एडवेंचर कैटेगरी में इनको दिया गया है, जो कि प्रथम भारतीय वुमन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली अनिता कुंदू। इनके साथ साथ यहाँ पर सरफराज सिंह को भी मिला है। बाकी एयर एडवेंचर का 2020 में किसे मिला है? गजानंद यादव को। और वाटर एडवेंचर में मिला है श्री सत्येंद्र सिंह को। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, देखिए तेंजिंग नोर्गे एक नेपाली भारतीय पर्वतारोही थे जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा था। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम है एडमंड हिलेरी के साथ
ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था और इस अवार्ड की शुरुआत है 1994 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, आपके थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी आपको पूछा है तापमान की, उसमें तापमान की जो यूनिट है वो क्या है, केल्विन हो जाएगी ऐसे यूनिट। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, तो ये द्वितीय पीढ़ी का रिपीटेड सवाल है। इससे पहले आपके पूछा गया था कि जो तीसरी पीढ़ी है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आईसी का किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का। और फिर अभी जो चौथी और पांचवी जनरेशन है, चौथी में वीएलएसआई यानी जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यहाँ पर है, और पांचवी में यूएलएसआई जो अल्ट्रा लार्ज स्केल का है। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में जो मध्याह्न भोजन है यानी नून मील है, मिड डे मील है, इस योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन है, ये शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु में हुई थी 1962 के आसपास, और सेकंड राज्य है गुजरात जो कि 1984 में की गई थी, और पूरे भारत भर में इसकी शुरुआत 1995 में। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक बैडमिंटन का है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से जो 2019 का बैडमिंटन चैंपियनशिप है BWF, उसमें वुमेन सिंगल की चैंपियन कौन रही, तो PV सिंधु रही है। ये आपके कहाँ पर हुए थे आयोजित, तो स्विट्जरलैंड में आयोजित किए गए थे। सेकंड नोजोमी ओकुहारा जो कि जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी है। बाकी मैं मेंस की बात करूँ 2019 BWF जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें मेंस सिंगल के कौन रहे हैं यहाँ पर चैंपियन, तो वो केंटो मोमोटा जो कि जापान की खिलाड़ी। आपको अक्सर जो भारतीय खिलाड़ी किसी भी स्पोर्ट के चैंपियन रहे हैं उसी का पूछा जाता है अक्सर। अरुण जेटली का देहांत कब हुआ था, तो इनकी डेथ हुई थी अरुण जेटली की अगस्त महीने में, तो ये महीना पूछा था 24 अगस्त 2019 को हुई थी, और ये 2014 से 2019 तक भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं अरुण जेटली जी। अगला सवाल यहाँ पर, WPI बेस ईयर फ्रॉम 2017 यानी जो आपके थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसको किस आधार वर्ष के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है, जो 2017 से ये आधार वर्ष माना गया था। तो ये आधार वर्ष है 2011 और 12। 2017 में इसको आधार वर्ष चुन लिया गया है 2011-12। इसी के आधार पर यहाँ पर गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, और ये जो आपके WPI है थोक मूल्य सूचकांक, ये आधार मानकर महंगाई दर की इसमें गणना की जाती है। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वो सिंधु नदी पर नहीं, जिसमें आपके ऑप्शन था रोपड़। तो रोपड़ जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, साइट है, ये सतलुज नदी पर है, ना कि सिंधु नदी पर। और मैं हड़प्पा की बात करूँ, ये भी सिंधु पर नहीं है, रावी पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु पर है। और कौन सी है, छनूदड़ो है, ये भी आपकी सिंधु नदी पर है जो कि पाकिस्तान सिंध में है। लोथल गुजरात है, ये भोगवा नदी पर है। कालीबंगा कौन सी, घग्गर नदी पर है। नेक्स्ट आपकी एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन सा है, जिसमें हो जाएगा प्रोजेक्टर, यानी आप स्क्रीन पे देख सकते हो जहाँ पर हार्ड कॉपी नहीं निकलती है जो प्रिंट के फॉर्मेट में, तो प्लॉटर वगैरह में हार्ड कॉपी निकलती हैं। आपको पूछा था सॉफ्ट कॉपी, तो प्रोजेक्टर हो जाएगा। अनुच्छेद 370 का जो मसौदा है, प्रारूप है, ये किसने तैयार किया था, इसका ड्राफ्ट जो तैयार किया था वो किया था N गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था संविधान के प्रारूप में। अनुच्छेद 370 का जो मसौदा है, और 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना था। और अभी आपके 2019 में इसमें चेंजेज किए गए हैं, जहाँ पर जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, अधिकार था, उसमें अलग कानून थे। तो ये संविधान का अनुच्छेद 370 है, जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, यानी राज्य का विभाजन करके यूटी में बदल दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। अगला सवाल देखिए, म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है, तो म्यांमार की सीमा है ये आपकी सिक्किम के साथ नहीं लगती है म्यांमार की सीमा। और किन के साथ लगती है, तो मैं बात करूं म्यांमार की बाउंड्री है वो भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। वो है आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। 1643 किलोमीटर की यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है म्यांमार के साथ में। अन्य जो पड़ोसी देश है जहाँ से अक्सर आते हैं सवाल, नेपाल की बात करें तो यहाँ पर नेपाल की बाउंड्री 1850 किलोमीटर है, जिसमें आपके उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल और बिहार हो जाएंगे। बांग्लादेश के साथ जो 4156 किलोमीटर की बाउंड्री है उसमें आपके असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा है। और पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब है। भूटान के साथ यहाँ पर 4 स्टेट कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। एक आपके बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र राज्य में है, तो महाबलेश्वर इसका उद्गम हो जाएगा। और कृष्णा नदी के आपको पूछ ले उप नदी, तो उसमें आपकी कोडाली हो जाएगी, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा, मूसी और भीमा, ये सभी इनकी उपनदियां हैं। कृष्णा नदी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो कृष्णा नदी जल विवाद बहुत बार एग्जाम में आता है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है। इनके ऊपर कौन से जल प्रपात है, तो शिव समुद्रम है और रंगपट्टनम है।
और इसकी लंबाई 1288 किलोमीटर है। किन राज्यों से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। नेक्स्ट सवाल आपके था खुआंग जो किस राज्य का वाद्य यंत्र है? तो आपको पूछा था खुआंग जो वाद्य यंत्र है ये है मिजोरम का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। प्रथम मानव विकास इंडेक्स कब प्रकाशित किया गया था? तो प्रथम जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये प्रकाशित हुआ था 1990 में, 1990 में जारी किया गया था और ये हर साल प्रकाशित होता है। किन के द्वारा? ये सवाल पूछे हुए सवाल है। HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये मानव संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इनके द्वारा जारी की जाती हैं। और इसमें किसको आधार मानकर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय, ये अब की बार पूछे हुए सवाल हैं। और शिक्षा जिसमें सही था आपकी, तो इनमें से कोई भी होगा, इसको आधार मानकर इसकी गणना की जाती है। और भारत की वर्तमान 2019 के अकॉर्डिंग HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनकी रैंक कौन सी है? इंडिया की 129वीं आउट ऑफ 189 देशों में से। ओलंपिक मोटो किसने दिया है? तो हेनरी डिडॉन हो जाएंगे। ये ओलंपिक मोटो कौन सा ओलंपिक का? तो ये आपका ओलंपिक मोटो है साइटियस, एल्टियस और फोर्टियस है, जिसका ये लैटिन भाषा में है। इनका अर्थ है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर है। और ये IOC के द्वारा एडॉप्ट किया गया था 1894 में। अब देखिए ओलंपिक के बारे में एक सवाल पूछा जाता है, ओलंपिक रिंग से पूछा जाता है, उसमें कितने कलर होते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये? तो ओलंपिक रिंग में टोटल जो 5 कलर होते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, रिप्रेजेंट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट को। उसमें कौन से आपके हो जाएंगे? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिकन और ओशियाना। नेक्स्ट सवाल देखिए पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये एक दांतों का रोग है जिसमें मसूड़े, जो मसूड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। इसमें क्या होता है? खून आ जाती है मसूड़ों में और दांतों का पीला पड़ जाना, ये सभी इनके प्रमुख लक्षण। अमेरिका में गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो बॉबी जिंदल है। ये 2008 में अमेरिका के गवर्नर बने थे और भारतीय मूल के ये प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एक आपके सवाल इसमें स्पष्ट नहीं हो पाया है, कौन सा पूछा गया था? जो आपकी ये नृत्य लोकगीत का पूछा गया था, एग्जैक्ट क्या था? यदि आपका एग्जाम है तो बता सकते हो। और फिर देखिए लास्ट सवाल यहाँ पर बेन हुर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? लेखक है दोस्तों ल्यू वालेस हैं, जो कि 1880 में लिखित एक नोवेल है। न्यू वालेस के द्वारा ये बेन हुर जो पुस्तकें लिखी गई हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों सेकंड सेट के जो 25 में से 24 एग्जैक्ट सवाल मिले हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं। स्पेशल थैंक जिन्होंने व्हाट्सएप किए ये सभी सवाल, उसमें आपके जय गुप्ता, कैलाश जाखड़, शुभम खेवाल, अंकित, हर्ष कोहली, कमलेश लोढ़ा, भरत शास्त्री, कपिल सेन, रश्मि, अंकित पटवा, सोनिका, इन सभी कैंडिडेट ने ये सभी एग्जैक्ट सवाल भेजे हैं, तो इनको स्पेशल थैंक्स। देखिए पहला सवाल देखिए सेकंड शिफ्ट का, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित जो पास है दर्रा है वो कौन सा है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा है वो है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ पर है? तो ये दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा है, इन दोनों पहाड़ियों को कनेक्ट करता है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित ये दर्रा लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा और केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। अगला सवाल आपको वॉर्म का फुल फॉर्म पूछा था, कंप्यूटर रिलेटेड सवाल है ये सेकंड शिफ्ट का। तो वॉर्म का हो जाएगा WORM, यानी राइट ओनली रीड वंस, राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिख सकते हो और बहुत बार पढ़ सकते हो, यानी आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन वंस रिटन, एक बार आपने रिटन कर दी तो आप फिर उसको मॉडिफाई एडिट नहीं कर सकते हो। तो WORM राइट वंस रीड मैनी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, संयुक्त अरब अमीरात का जो हाईएस्ट नागरिक सम्मान है वो है ऑर्डर ऑफ जायद। ये 2019 में किस भारतीय नागरिक को दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ जायद है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है 2019 में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार और उनसे रिलेटेड खोज का एक सही मिलान करना था, ऐसा सवाल पूछा गया था, जिसमें आपकी सही मिलान CV रमन ये ऑप्शन था जो करेक्ट होगा। CV रमन जो कि प्रकाश प्रकीर्णन की खोज से संबंधित है, रमन प्रभाव इन्होंने बाद में इसका नाम आ गया। देखिए ये जो अपन भारत में विज्ञान दिवस मनाते हैं वो CV रमन की इसी खोज के दिन 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में जो मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 28 फरवरी 1928 को CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो प्रकाश का स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है। इस हेतु 1930 में CV रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। वैसे मैं बात करूं सिर्फ भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जहां पर भारत में सबसे ज़्यादा कवर करती है लंबाई, वो आपकी गंगा हो जाएगी। बाकी सबसे बड़ी कौन सी है? सिंधु नदी है जो भारत में बहती है और भी अन्य देशों को भी कवर करती है। अगर सिर्फ टोटल डिस्टेंस अपने इंडिया की कवर करें तो गंगा है। यहाँ पर 5वीं जो भारत में बहती वो नहीं, सभी मिला के जो भारत में और अन्य में बहती है वो नर्मदा हो जाएगी।
अगला सवाल देखिए, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 है, ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपकी बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ये राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, राज्यसभा के सदस्य हैं, इनको रिजेक्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकती। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति की संतुष्टि पर यह प्रस्तावित कर लिया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान जो कि अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया, इनके जो अध्यक्ष बने हैं अक्टूबर 2019 में जो सौरव गांगुली बने हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा कितने रुपए तक आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बार में? यूपीआई ट्रांजैक्शन के तहत जो अपन फोन पे गूगल पे से करते हैं तो उनमें लिमिट रहती है 1,00,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन है। यूपीआई की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी हुई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंट्रोड्यूस हुआ है आपके 2016 में 11 अप्रैल 2016 को। तो 1,00,000 इसकी लिमिट है पर ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2019 BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में गोल्ड मेडल। देखिए आपकी प्रथम पारी में पैरा का नहीं पूछा था, डायरेक्ट BWF जो बैडमिंटन में महिला सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है, इसमें पूछ लिया है पैरा बैडमिंटन जो हुआ है बैडमिंटन का, तो इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वो मानसी जोशी ने जीता है। रजत पदक पारुल परमार ने जीता है, जो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में महिला सिंगल रजत आपके जो सिल्वर मेडल है वो पारुल परमार और गोल्ड मेडल है मानसी जोशी। अब मैं पुरुष एकल में बात करूं इसी की, जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एकल में जो गोल्ड जीता है वो प्रमोद भगत ने जीता है, रजत जीता है तरुण ने और ब्राउन जीता है मनोज सरकार ने। सबसे ज़्यादा है वो चाइना के मेडल हैं इसी बैडमिंटन चैंपियनशिप में पैरा वाली, 13 मेडल है। भारत की रैंक यहाँ पर तीसरी है, कुछ 11 मेडल थी। अगला सवाल देखिए, रॉयल डांस ऑफ लद्दाख किस नृत्य को कहा जाता है? रॉयल डांस ऑफ लद्दाख है, ये लद्दाख का नृत्य है, सोंडोल नृत्य। तो दोस्तों ये जो सोंडोल नृत्य है ये रॉयल डांस ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है। इसका 2019 में गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी नाम दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 408 महिलाओं ने नृत्य का प्रदर्शन किया। इससे पहले रिकॉर्ड था 299 कलाकारों का, तो ये नया रिकॉर्ड बना 2019 में सोंडोल नृत्य, जो कि रॉयल डांस ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है। विंग्स इंडिया 2020 की आपको थीम पूछी है, तो इसकी थीम है फ्लाइंग्स फॉर ऑल। तो ये कहाँ पर हुआ है आयोजित? तो ये आयोजित हुआ है हैदराबाद में, बेंगमपट एयरपोर्ट है वहाँ हैदराबाद में 12 से 15 मार्च 2020 को आयोजित हुआ है। इसकी थीम वगैरह पहले से ही निर्धारित कर दी गई है, इसलिए ये सवाल आपकी आ गया है। और अंतर्राष्ट्रीय विमान प्रदर्शनी है, ये नए व्यापार अधिग्रहण निवेश है, इन्वेस्टमेंट नीति निर्माण है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। और ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है गवर्नमेंट। इसके साथ साथ संयुक्त रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिक्की के द्वारा आयोजित किया जाता है। फ्लाइंग फॉर ऑल इसकी थीम थी विंग्स इंडिया 2020 की। वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार आरबीआई गोल्ड खरीदने में कितने स्थान पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। गोल्ड खरीदने में जो भी सेंट्रल बैंक हैं उनकी देखें तो 6ठे स्थान पर है भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई है। गोल्ड रिजर्व के केस में 6ठा स्थान हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास वर्तमान में कितना टन सोना है? तो 725.2 टन सोना है। अन्य 5 देश जो भारत से ऊपर है उसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्की और पोलैंड है। अब देखिए तो सोना खरीदने में हो जाएगा और गोल्ड रिजर्व है जो सबसे ज़्यादा है उसमें भारत का स्थान है 10वां। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। 5th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 कहाँ पर हुआ? तो 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान फेस्टिवल है उत्सव है वो 2019 में कोलकाता में, ये फिर रिपीट हुआ सवाल, अब की बार पूछा हुआ सवाल है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में 5 से 8 नवंबर 2019 को हुआ। इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है तो IISF है जो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 की थीम है वो राइजन है। राइजन का मतलब हो जाएगा रिसर्च, इनोवेशन, साइंस एम्पावरिंग द नेशन। अगला सवाल, रानी की वाव किस नदी के किनारे है? रानी की वाव आपको मिल जाएगी एक तो 100 रुपये के नोट पर और एक मिल जाएगी आपको ये सरस्वती के नदी के किनारे गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक बावड़ी है, स्टेप वेल है, बावड़ी है रानी की वाव जो कि सरस्वती नदी के किनारे है, गुजरात में स्थित है। और जो अभी 100 रुपये का नया नोट है उस पर भी ये चित्रित हैं और ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी इसे 2014 में सम्मिलित किया गया था। रानी की वाव है ये किसने बनाई थी? तो 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में उनकी पत्नी के द्वारा इनकी स्मृति में बनाई गई है। पत्नी का नाम है उदयमती ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था? 1930 में आंदोलन था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था 6 अप्रैल
30 की बात हो रही तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, जो कि नमक कानून के उल्लंघन के साथ इसका शुरुआत की गई थी। और ये जो समाप्त हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी इरविन समझौता के तहत हुआ है, जो 5 मार्च, बहुत बार पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला सवाल देखिए, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो रज्मनामा है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो कि अकबर के आदेश से बदायून नकीब खां और अब्दुल कादिर ने रज्मनामा का ये फारसी अनुवाद किया है महाभारत का। रज्मनामा की 3 प्रतियों में से एक प्रति है वो जयपुर अजायबघर में भी है, म्यूजियम में। अगला सवाल देखिए, शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्जेक्टिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये किसकी आत्मकथा है, अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग के खिलाड़ी हैं, तो अभिनव बिंद्रा की यह आत्मकथा है शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्जेक्टिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड है। और ये 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल विजेता हैं अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल देखिए, सियाचिन ग्लेशियर है ये किस पर्वत श्रृंखला रेंज में है, तो ये काराकोरम पर्वतमाला में है। तो काराकोरम पर्वतमाला हिमालय की पूर्वी जो पर्वतमाला है उसी की रेंज में है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर की बात करूँ तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमानी है, प्रथम है ये तजाकिस्तान का फैजेंको हिमानी। अगला सवाल देखिए, साल्ट पीटर या फिर इसे शोरा भी बोला जाता है, तो इसका आपको फॉर्मूला पूछा है, किसे कहा जाता है साल्ट पीटर या पर शोरा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 है इसका फॉर्मूला, पोटेशियम नाइट्रेट है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, एक तो आपकी उर्वरक में किया जाता है, बाकी फटाके वगैरह हैं, फायरवर्क्स में इसका उपयोग किया जाता है। यंगेस्ट IAS ऑफिसर कौन है, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए हैं, 2017 में हुए थे, सबसे युवा IAS ऑफिसर थे, तो ये थी आपकी समिता सबरवाल थी। 2017 में तेलंगाना का जो CM ऑफिस है उसमें एज ए एडिशनल सेक्रेटरी पद पर नियुक्त हुई थी यंगेस्ट IAS ऑफिसर समिता सबरवाल। इन्होंने 23 वर्ष की आयु में UPSC एग्जाम क्रैक कर दिया था। नवीन पटनायक ने नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला है 2019 में, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये दोस्तों जो राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प मेला 2019 का उद्घाटन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में किया था। कहाँ पर किया था, भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल देखिए, 2019 टाइम लिस्ट ऑफ टाइम सॉ नेक्स्ट, तो टाइम 100 नेक्स्ट जो टाइम्स की ओर से लिस्ट थी 2019 की, उसमें भारत की कौन सी महिला एथलीट को शामिल किया गया था, तो टाइम सॉ नेक्स्ट में आपकी महिला एथलीट थे वो आपकी दूती चंद को इसमें शामिल किया गया था। और इस लिस्ट में किसको शामिल किया जाता है, जो व्यापार है, एंटरटेनमेंट है, खेल, राजनीति, विज्ञान, स्वास्थ्य जैसी जो क्षेत्र हैं उनसे 100 उभरते हुए स्टार हैं उनको शामिल किया जाता है, जिसमें दूती चंद भी एक थी। 2018 एशियाई खेलों में इन्होंने जो 100 और 200 मीटर स्प्रिंटर है उसमें सिल्वर मेडल विजेता है ये दूती चंद है। इन्हीं के साथ एक और रिकॉर्ड है जो 2019 में समर यूनिवर्सियाड गेम्स हुए थे यूनिवर्सिटी के, उसमें ये वुमेन 100 मीटर गोल्ड है, विजेता है 100 मीटर रेस की गोल्ड मेडल। अगला सवाल देखिए, गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल है या फिर जो लाल मुकुट कछुआ, घड़ियाल के साथ में जो लाल मुकुट कछुआ है, घड़ियाल है, इनकी रक्षा के लिए वन्य जीव अभियान कौन सा है, ये फिर रिपीट हुआ सवाल, मैं बता चुका हूँ इससे पहले भी। तो घड़ियालों के लिए जो काफ़ी गंभीर रूप से विलुप्त प्राय हैं उनके लिए जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, तो ये 3 राज्य त्रिबिंदु क्षेत्र हैं जो चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 1978 में ये स्थापित हुआ है उद्यान। अगला सवाल देख लेते हैं, 1918 में एनर्जी क्वांटा की डिस्कवरी के लिए किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो एनर्जी क्वांटा की यानी क्वांटम भौतिकी की स्थापना के लिए ये प्लांक को, मैक्स प्लांक को 1918 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, एनर्जी क्वांटा की डिस्कवरी के लिए। इनका एक फॉर्मूला भी है, E = hv, h क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट। अब देख लेते हैं दोस्तों थर्ड शिफ्ट के जो 25 में से 21 सवाल मेरे हैं, स्पेशल थैंक जिन्होंने ये सभी सवाल व्हाट्सएप किए हैं, उसमें आपके सुदेश गहलोत हैं, सोनू धुमारका, मनीष कुमार, लक्ष्मण मूड और शनीफ सुमन, आकाश भाई, इन सभी ने ये सभी सवाल व्हाट्सएप किए। तो पहला सवाल देखिए थर्ड शिफ्ट का, प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और ये पद सर्जित हुआ है आपके 24 दिसंबर 2019 को। तो प्रथम CDS कौन है, वर्तमान में जनरल बिपिन रावत हैं, ये 4 स्टार रैंकिंग का पद है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, एक PB में कितने, यहाँ पर पूछा था एक PB का मतलब क्या हो जाएगा आपके पेटाबाइट, इसमें कितने क्या होते हैं, 1024 क्या होते हैं, तो 1024 उसमें ऑप्शन था TB, GB, MB, तो TB हो जाएगा। एक PB में
1024 TB होते हैं। टेराबाइट होता है, जो पेटाबाइट है स्टोरेज है ये टेराबाइट से ऊपर आती हैं। अब देखिए 1 टेराबाइट में कितने GB हो जाएंगे, 1024। अब 1 TB में 1024 होता है स्टोरेज, और 1 GB की बात करूँ तो इसमें 1024 MB हो जाएगी। और यहाँ पर मैं पेटा से ऊपर की बात करूँ तो वो एक्सा हो जाएगी। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट है। एक्सा से ऊपर आपकी जेटा है, 1 जेटाबाइट में 1024, ये एक्साबाइट हो जाएगी। मोनोजॉइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है भारत के केरल राज्य में। मोनोजॉइट विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में होता है। और भारत की बात करूँ तो सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। और केरल के पालघाट और कोलम जिला है, उसके विशाल भंडार है मोनोजाइट के, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है केरल के पालघाट और कोलम जिले में। ये एक थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। और मोनोजाइट ये आग्नेय चट्टान का है, इंडियाज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थोरियम का भारत विश्व में। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे इन दोनों के राजनीतिक गुरु। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे रेमंड यूस्टेस ग्रांट गोवन, 1928 में थे। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट कहना है ये सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछे गए थे, जिसमें कुछ महाराजा वगैरह दे रखा था, तो एग्जैक्ट क्या पूछे गए थे ये आपको किसी को मालूम है तो कमेंट करके बताइए। बाकी बीसीसीआई के जो प्रथम अध्यक्ष तो यही थे रेमंड यूस्टेस ग्रांट गोवन, 1928 में थे। और महाराजा की बात करूँ तो बीसीसीआई के जो चौथे अध्यक्ष थे उसमें थे महाराजा जाम साहिब हैं, उनका नाम था दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी हैं, ये रणजीत सिंह इनके अंकल थे। तो ये चौथे अध्यक्ष थे 1937 में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। ये योजना है FIR जो दर्ज की जाती है वो आपके द्वार योजना, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की थी, मध्य प्रदेश ने की थी, ताकि FIR मौके पर तुरंत दर्ज हो जाए। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हिंदुजा ग्रुप की जो फर्म है अशोक लीलैंड, उसने 2 वर्षों की अवधि के लिए किस बैंक के साथ अपने ग्राहकों को वाहन ऋण उपलब्ध कराने हेतु MOU जो हस्ताक्षरित समझौता किया है, तो अशोक लीलैंड ने ICICI बैंक, कौन सी बैंक, ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। अशोक लेलैंड है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक वाहन निर्माता है। हिंदुजा ग्रुप के फाउंडर की बात करें तो कौन है, तो वो है परमानंद दीपचंद हिंदुजा। नेक्स्ट वन यहाँ पर, असम के निवासियों के द्वारा अपने पूर्वजों को स्मरण हेतु कौन सा उत्सव जनवरी के अंतिम दिवस पर मनाया जाता है। यानी 31 जनवरी को असम के निवासियों के द्वारा जो पूर्वज हैं उनको स्मरण करने हेतु कौन सा उत्सव मनाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि के लिए। तो उस उत्सव का नाम है दोस्तों मैदम मैफी, धार्मिक उत्सव है ये असम का। उनके पूर्वज हैं उनको स्मरण करने के लिए जो उत्सव है धार्मिक, उसका नाम है मैदम मैफी। ये ताई अहोम समुदाय के लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो कि हर वर्ष 31 जनवरी के दिन परोताई अहोम के पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट में देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जो कि 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। अगला सवाल देखिए, केंद्र ने राज्यों के लिए GSDP बोरोविंग लिमिट कितने प्रतिशत बढ़ाया। कुछ इस टाइप से सवाल था, आप कमेंट करके बताइए क्या एग्जैक्ट यही सवाल था। केंद्र ने राज्यों के लिए जो GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें बोरोविंग लिमिट है वो 3 से बढ़ाकर 5% कर दी है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। मई 2020 का ये सवाल है, तो एग्जैक्ट ये था या फिर नहीं था आप बताइए। बाकी ये 5% इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको पूछा है, तो राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग है जो कि इसको संवैधानिक दर्जा मिला है 102वें संविधान संशोधन 2018 के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसके संवैधानिक दर्जा देने के बाद जो प्रथम अध्यक्ष बने हैं वो डॉक्टर भगवान लाल साहनी बने हैं। ये बिहार के भगवान लाल साहनी हैं, ये बीजेपी के नेता हैं और इनको अध्यक्ष बना दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, जो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद बनाया गया है। और ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग इसका वैसे गठन तो 14 अगस्त 1993 को हो गया था, लेकिन संवैधानिक दर्जा अभी मिला है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, इंटरनेशनल नर्स डे है 2019 में इसकी थीम आपको पूछ ली है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है 2019 में इसकी थीम क्या थी, वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। तो 12 मई 2019 को जो ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था, इसकी थीम आपको पूछी है। अब की बार जो 12 मई 2020 को मनाया गया है, तो 2020 की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ।
और ये दिवस मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर। और अब की बार इनकी 2020 में 200वीं वर्षगांठ थी, इसलिए WHO ने इसको स्पेशल बनाने के लिए 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ नाम दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है। और ये जो आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, ये दया व सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प, या फिर कह सकते हो दीपक वाली महिला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 12 मई को इनका जन्म हुआ था 1820 को। अगला सवाल आपके पूछा गया था बिद्दर और यादगिर जो शहर है वो किस राज्य में है? तो बिद्दर और यादगिर है ये कर्नाटक राज्य की सिटी है। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर पोल किस खेल में प्रयोग होता है? तो पोल है ये आपके मलखम्ब है। मलखम्ब गेम है ये भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक ऊर्ध्व खंबे या फिर रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाता है। और ये मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य खेल है वो है मलखम्ब, और जिसमें पोल का प्रयोग किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में प्रथम स्थान रहा था छत्तीसगढ़ का, सेकंड झारखंड का रहा था। 2020 में भी प्रथम स्थान है वो छत्तीसगढ़ का रहा है। इंदौर 2019 में भी सबसे स्वच्छ शहर था और 2020 में भी सबसे क्लीन सिटी है। सबसे स्वच्छ राजधानी 2019 में भोपाल। राजाओं के द्वारा अपनी प्रशंसा, आत्मसम्मान या फिर उनके वंश के बारे में जानकारी देने के लिए किसका निर्माण राजा किया करते थे? तो ये निर्माण करते थे दोस्तों प्रस्तुति का। प्रस्तुति का निर्माण किया जाता था उनके वंश के बारे में जानकारी या फिर अपने आप की प्रशंसा करने के लिए। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैं प्रस्तुति की बात करूँ तो नासिक की एक प्रस्तुति है जो कि सातवाहन राजवंश की है, और प्रयाग प्रस्तुति है ये गुप्त राजवंश की है। अगला सवाल देखिए कौन सी साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है? तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे। अजंता है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, दोनों ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। एलिफेंटा भी, इसे धारापुरी की गुफाएं भी बोला जाता है, ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है। इनको भी यूनेस्को की विश्व जो विरासत सूची है उसमें शामिल किया गया। अब तीसरा ऑप्शन कौन सा था जो करेक्ट हो जाएगा? शामिल नहीं है। अगला सवाल देखिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो WHO में एज ए चीफ वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो आपके हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन। भारतीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन यादव हैं। एक सवाल था आपके टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाली महिला खिलाड़ी। अब देखिए इसका आंसर क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हो। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाली महिला खिलाड़ी, इस टाइप से सवाल पूछा गया था। फिर आपकी एक ऐसे नोट से भी सवाल पूछ लिया गया है कि मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? ऐसे नोड है या फिर इसे साइनस नोड भी बोला जाता है। तो ये दोस्तों जो साइनोट्रियल नोड है, ये साइनस नोड हृदय का एक प्राकृतिक पेसमेकर है, तो इसमें हार्ट करेक्ट हो जाएगा जो कि दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। एक सवाल इस टाइप से पूछा गया था अवसाद किसका विकार है? तो आई थिंक इसका मस्तिष्क करेक्ट होना चाहिए। अवसाद है वो किसका विकार है? तो दोस्तों इस टाइप से जो आज आपकी 20 तारीख को एग्जाम हुआ है इसके और से पूछे गए यहाँ पर लगभग 70 सवाल कवर हो चुके हैं। अब जिन भी कैंडिडेट का कल एग्जाम है वो अपने सवाल व्हाट्सएप जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे। बाकी इसकी PDF फाइल जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।